अच्छा देखो, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज थर्ड क्लास है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आज थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास हम लोग क्या किए थे? लास्ट क्लास हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर सम्स किए थे, है ना। लास्ट क्लास हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर सम्स किए थे। आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डे 3 डे वाइज मेंटेन करना है, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3 करके। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इसके बाद हम लोग करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। एग्जाम में जो सम्स रहेगा, न्यूमेरिकल्स रहेगा, वो सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रहेगा, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से कोई भी सम्स नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में ISC 2024 के सिलेबस में न्यूमेरिकल्स जो है वो सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर आता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? when the demand for a commodity increases or decreases due to the changes in price of its related goods, it is known as cross elasticity of demand। अब क्या मतलब है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? देखो, ये है टी, ये है कॉफी। अब टी का प्राइस बढ़ने और घटने के वजह से, सॉरी, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने और घटने के वजह से टी का डिमांड जो बढ़ता और घटता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफ़ी का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। टी का प्राइस बढ़ा, टी महंगा हो गया, लोग कॉफ़ी ज़्यादा डिमांड करने लगेगा, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ गया। टी का प्राइस घटा, सॉरी, कॉफ़ी का प्राइस घटा, तो कॉफ़ी का प्राइस घटने के वजह से टी का डिमांड भी घट जाएगा, क्योंकि जो लोग अब टी पीता था वो बोलेगा भाई कॉफ़ी सस्ता हो गया, चलो कॉफ़ी पीने लगेंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हेन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स changes and due to which the demand for other related goods changes, this type of elasticity, this type of relation is known as cross elasticity of demand। अब इसका डेफिनेशन तो हो गया, अब कितना टाइप्स है देख लो। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 3 टाइप है। नंबर 1, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा क्या है इसका? नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा क्या है इसका? जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो, पहले पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आ गया ना? व्हेन द डिमांड चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंजेस आने की वजह से मेरा जो डिमांड में चेंजेस आता है उसको बोला जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 तरह का होता है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कब बोलेंगे? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जब मेरा रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो इसका डिमांड बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टी एंड कॉफी, टी महंगा हुआ, कॉफी का डिमांड बढ़ गया। इस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी को बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। एक का बढ़ने से दूसरा बढ़ जाता है, एक का प्राइस बढ़ने से दूसरा का डिमांड बढ़ जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब ये कब होता है? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको देखने को मिलता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में।
ठीक है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको देखने को मिलता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, ठीक है। दो गुड्स जब एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट रहता है तो आपको उन दोनों के बीच में पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने को मिलता है। समझ में आया? जैसे कि टी एंड कॉफी, मिरिंडा एंड कोका कोला। मिरिंडा महंगा हो गया, आदमी कोका कोला ज़्यादा पीने लगेगा। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तब होगा व्हेन रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ने से आपका जो गुड्स है इसका डिमांड घट जाएगा। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीजेस। मतलब जब एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरा का डिमांड घट गया, इसको बोलते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, ये आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। पेट्रोल महंगा हो गया, कार का डिमांड घट गया, तो दोनों में किस टाइप ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी है? नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आया? उसी तरह कार महंगा हो गया तो पेट्रोल का सेल कम हो गया। क्यों? क्योंकि लोग कार ज़्यादा नहीं खरीदते तो पेट्रोल कैसे खरीदेगा? क्लियर हो गया पॉइंट? और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकर करता है जब कमोडिटीज रिलेटेड गुड्स नहीं है, मतलब ना सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इसके एग्जाम्पल ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल शूज और टीवी। शूज और टीवी ना ही सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो अगर टीवी का दाम बढ़ेगा तो शू का डिमांड में कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे ये जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट चेंज ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। मतलब जो भी रिलेटेड, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो शू एंड टीवी, ठीक है। डेफिनेशन यही लिखेंगे। अरे मेरा बात सुनोगे या बकते रहोगे सिर्फ? हम बोले कुछ। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सा गुड्स में देखा जाएगा? ये वो गुड्स में देखा जाएगा जो ना ही रिलेटेड गुड्स है और ना ही सब्स्टिट्यूट गुड्स है। जब दोनों के बीच में ना कोई भी रिलेशन नहीं है, दो गुड्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उसका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? जीरो हो जाएगा। शूज एंड टीवी, शू का दाम घटने बढ़ने से टीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, एक आध सम्स कर लेंगे इसके ऊपर। देखो EXY, देखो EXY मतलब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ Y। मतलब X का क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंजेस आया है डिवाइडेड बाय Y का प्राइस में कितना चेंजेस आया। और X और Y क्या है? X और Y रिलेटेड गुड्स है। समझ में आया? X एंड Y रिलेटेड गुड्स है, मतलब सब्स्टिट्यूट या तो कॉम्प्लीमेंट्री। इसके जगह में एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। वो क्या फॉर्मूला है? डेल Q ऑफ X डिवाइडेड बाय डेल P ऑफ Y इनटू PY बाय QY, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये सब क्या है? EXY तो है प्राइस, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यों? हाँ तो ठीक है, तो QX ही तो, सॉरी यहाँ पे ठीक है, डेल QX डिवाइडेड बाय डेल PY इनटू PY बाय QX। अब ये सब क्या है? EXY हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेल QX क्या है? इट स्टैंड्स फॉर इनिशियल डिमांड ऑफ X, ठीक है। यहां पे लिख देंगे वेयर
डेल क्यू एक्स इज इक्वल टू इनिशियल क्यू एक्स, ठीक है, क्यू एक्स इज इक्वल टू इनिशियल डिमांड फॉर कोमोडिटी एक्स। कोमोडिटी एक्स का इनिशियल डिमांड कितना था, ठीक है, पी वाई इज इक्वल टू इनिशियल प्राइस फॉर कोमोडिटी वाई। वाई का इनिशियल प्राइस क्या था, ठीक है। डेल क्यू एक्स और डेल पी वाई का क्या मतलब है, यहां लिख रहे, ठीक है, डेल क्यू एक्स इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड फॉर एक्स और डेल पी वाई इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। ये फॉर्मूला याद है, आपका सम्स बन जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार बताते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। अब ये कैसे करके निकला है, इसके जगह एक और फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ वाई इनटू इनिशियल प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। यहां क्लियर हो गया ये वाला पोर्शन पूरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इससे सम्स नहीं रहेगा, ठीक है, एग्जाम में सम्स तुम्हारा सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी वाला मेथड से रहेगा, लेकिन इसका डेरिवेशन पूछ लिया, मान लो 5 मार्क्स का आ गया, डिफाइन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम उसको डिफाइन करेंगे, उसका टाइप्स लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, मार्क्स मिल जाएगा। यस यस, समझ में आया मेरा बात। अगर क्रॉस बोला डिफाइन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 2 मार्क्स का है, सिर्फ डेफिनेशन लिख दिया, खत्म। बहुत ज़्यादा होगा 3 टाइप लिख देंगे। यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ गया, 4 मार्क्स का आ गया, डिफाइन करेंगे, उसका टाइप्स लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बुला लो उसको, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इनकम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ गई। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है द चेंज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इनकम में चेंजेस आने की वजह से जब कोई कमोडिटी का डिमांड में चेंजेस आता है, इसको बोलते हैं हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका भी 3 टाइप है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 3 टाइप है। वो क्या क्या 3 टाइप है, नंबर 1 जो है वो है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितना टाइप्स है इनकम इलास्टिसिटी का, कौन कौन सा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सेम, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब, इसमें मतलब अगर कंज्यूमर का इनकम होता है तो वो डिमांड को अफेक्ट करेगा। कंज्यूमर का क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है, उसके इनकम में चेंजेस आने की वजह से, तो उस कमोडिटी का डिमांड को हम लोग बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब होगा, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तब होगा जब कोई कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज हो जा रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का इनकम बढ़ा, उस कमोडिटी का डिमांड बढ़ गया, तो इस टाइप ऑफ कमोडिटी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जनरली कौन सा गुड्स में देखने को मिलता है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तुमको नॉर्मल गुड्स में देखने को मिलता है। नॉर्मल गुड्स जैसे कि फर्नीचर हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है
नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तब आपको देखने को मिलता है जब आपके इनकम बढ़ने की वजह से एक सर्टेन कमोडिटी का डिमांड घट जाता है। तो उस कमोडिटी का इनकम के साथ क्या रिलेशन है? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपको देखने को मिलता है इंफीरियर गुड्स के साथ। समझ में आया? इंफीरियर गुड्स के साथ देखने को मिलता है। और जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है आपके इनकम में चेंजेस आने की वजह से उस कमोडिटी का डिमांड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी को बोलते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट, नहीं एसी तो नॉर्मल गुड्स हो गया। मैचेस, मैच स्टिक, मान लो तुम्हारा इनकम बढ़ गया है, तुम क्या मैचेस ज़्यादा खरीदने लग जाओगे, सॉल्ट ज़्यादा खरीदने लग जाओगे? तो तुम्हारे इनकम बढ़ने या अगर कम भी हो गया इनकम तो क्या नमक कम खरीद लोगे कि नमक अब कम डालेंगे पैसा कम हो गया? नहीं, तुम्हारा इनकम बढ़ने या घटने से सॉल्ट का डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नेगेटिव मतलब तुम्हारा इनकम इंक्रीज होने की वजह से तुम्हारा डिमांड क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, उस कमोडिटी का डिमांड डिक्रीज हो गया है। जैसे कि इंफीरियर गुड्स, जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मेज एंड बाजरा का। जब इंसान का इनकम बढ़ता है तो वो मेज और बाजरा खाने की जगह वीट और राइस कंज्यूम करने लग जाता है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मेज एंड बाजरा जो है वो इंफीरियर गुड्स है, सस्ता मिलता है। जब तुम्हारा इनकम इंक्रीज हो तुम सस्ता छोड़कर थोड़ा अच्छा सुपीरियर क्वालिटी का खाना खाओगे। समझ में आया? होता है ना जनरली ये चीज़ कि गरीब है, मान लो कोई गरीब वाला जिंदगी जी रहा है तो वो डेली सब्जी खा रहा है, अब पैसा आ गया मीट खाने लग गया, चिकन मटन खाने लग गया। ठीक है, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया पॉइंट? क्या हुआ? तो बड़ी बड़ी बातें। चलो अब इसका समझ में आते हैं हम लोग कैसे होगा। देखो फॉर्मूला EY इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। डिमांड में कितना चेंजेस आया है डिवाइडेड बाय इनकम में कितना चेंजेस आया। इसका एक और फॉर्मूला है और बीच में देके लिख सकते हैं। वो क्या फॉर्मूला है? डेल क्यू बाई डेल वाई इनटू वाई बाई क्यू। अब यहाँ पे ये सब क्या लिखे हैं? वेयर y इज इक्वल टू इनिशियल इनकम, पहले आपका इनकम कितना था सर? दूसरा q इज इक्वल टू इनिशियल डिमांड, डेल q इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड, डेल y इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? कुछ डाउट? ठीक है, तो व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट हैज थ्री टाइप्स: positive income elasticity of demand, negative income elasticity of demand and zero income elasticity of demand. When the demand for a commodity increases due to the increase in the income of the consumer, it is known as positive income elasticity of demand. Example of positive income elasticity of demand is normal goods like furniture. Number two is negative income elasticity of demand. When the demand for a commodity decreases due to the increase in the income of the consumer, it is known as negative income elasticity of demand. Example of negative income elasticity of demand is inferior goods. And type 3 is zero income elasticity of demand. When the demand for a commodity does not change due to the increase or decrease in the income of the consumer, such commodity is known as zero income elasticity of demand. Example of such commodity is salt, match boxes. क्लियर? अब ये है इसका फॉर्मूला। इससे भी सम्स
नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अब देखो लास्ट चीज़ जो हम तुम लोग को बताना भूल गए हैं, मतलब हमको इसमें डेल क्यू चेंज इन डिमांड है। यस, नॉर्मल वाई चेंज इन डिमांड है। इसको लास्ट क्लास में करवाना था बट वो क्लास लंबा हो जा रहा था, इस वजह से नहीं करवाए, तो आज करवा देते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स affecting price elasticity of demand. Factors affecting price elasticity of demand. What are the factors that affect the price elasticity of demand? Price elasticity of demand को क्या क्या factors affect करता है? समझ में आ रहा है बात? जैसे डिमांड को कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब चीज डिमांड को इफेक्ट करते हैं। उसी तरह कुछ ऐसा चीज है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है। वो क्या चीज है? हम लोग पता है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अलग अलग टाइप्स है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, अलग अलग टाइप्स है। तो क्या क्या फैक्टर डिटरमाइन करता है कि भाई ये कमोडिटी जो है परफेक्टली इलास्टिक रहेगा, या ये कमोडिटी का जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो यूनिटरी इलास्टिक रहेगा। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन दीज थिंग्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो पूरा फैक्टर को हम लिख देते हैं, उसके बाद एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है? सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। देखो एकदम जैसे हम समझा रहे हैं ना, अभी क्लास में याद करवा देंगे ये सब, जैसे जैसे हम बोल रहे बस बोलते रहोगे, क्लास में ही याद हो जाएगा। नेचर ऑफ कमोडिटी, और बस जो याद किए एग्जाम में जाके वैसे लिख देना है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तीसरा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। चौथा नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी, द नंबर ऑफ यूजेस of a commodity। पांचवा possibility of postponement of consumption। बस ये 5 पॉइंट पढ़ना है जो हम 5 लिखा रहे हैं, और अभी तुम लोग को याद करवा के क्लास खत्म करेंगे इसको, ठीक है? ठीक है ना? अभी एक याद कर लेंगे तब क्लास खत्म होगा। 5 फैक्टर्स है, फैक्टर्स तो बहुत सारा है बुक में, हम तुम लोगों को सिर्फ 5 लिखवाए एग्जाम में, इतना अगर तुम याद रखोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है? 5 फैक्टर्स है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, नेचर ऑफ कमोडिटी, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ दैट ऑफ कंजम्पशन। अब सबसे पहले ये सब का मतलब समझेंगे और ये कैसे करके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है इसको पढ़ेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि एक कमोडिटी का कितना सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है मार्केट में। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि भाई कमोडिटी में इस टाइप का कितना कमोडिटी, कितना मार्केट में कितना कमोडिटी सिमिलर टाइप का मौजूद है, इसको हम लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर एक कमोडिटी का बहुत सारा क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद है मार्केट में, तो उसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होगा। अगर बहुत सारा सब्स्टिट्यूट्स मेरा प्रोडक्ट का मौजूद नहीं है तो इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होगा। समझ में आया? अब देखो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, हम जो सामान बेच रहे हैं वो हर दुकान में मिल रहे हैं, तो जाहिर सा बात है अगर हम ज़रा सा भी इसका प्राइस में चेंज करेंगे तो लोग मेरे पास से नहीं खरीदेगा। समझ में आ रहा बात? ये कमोडिटी को नहीं खरीदेगा।
कोका कोला, मिरिंडा, थम्स अप, सब देखो सेम प्राइस में बेचते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा महंगा है किसी का, सबका प्राइस क्या है, सेम है, क्योंकि वो लोगों को पता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट भरा पड़ा है। कोका कोला ज़रा सा भी अपना दाम को महंगा करेगा, लोग कोका कोला को पीना ही छोड़ देगा, थम्स अप पिएगा, पेप्सी पीने लगेगा, है ना। बट अगर हम ऐसा कोई कमोडिटी बेच रहे हैं जो मार्केट में और है ही नहीं, बहुत कम है, हम ही सिर्फ बना रहे हैं, तो इसका डिमांड इन इलास्टिक रहेगा। इसका प्राइस को हम चेंज भी करेंगे ना, इसका डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा? तो व्हाट डू मीन बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट मीन्स whether the substitute of the commodities is easily available in the market or not. If the substitute is easily available, then the price elasticity of demand of such commodity will be elastic. If the commodity is not easily available, the price elasticity of demand of such commodity would be clear हो गया, पहला वाला याद हो गया। चलो दूसरा आते हैं नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब देखो नेचर ऑफ द कमोडिटी के ऊपर भी जो है तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट डिटरमाइन करता है। अब देखो अगर तुम जो कमोडिटी बेच रहे हो वो नेसेसिटी है, नेसेसिटी गुड्स है, समझ में आ रहा है, तो उसका डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होगा। नेसेसिटी गुड्स का क्या मतलब है? नेसेसिटी गुड्स का मतलब जैसे कि हो गया फूड, समझ में आ गया, नेसेसिटी है, तो इसका डिमांड इन इलास्टिक होगा। इसका प्राइस में चेंजेस आने से इसका डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। बट अगर तुम जो कमोडिटी बेच रहे हो वो लग्जरी गुड्स है या कंफर्ट गुड्स है, उसका प्राइस में चेंजेस आने से उसका डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। तो नेचर ऑफ द कमोडिटी में क्या लिखना है? द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी इज इन इलास्टिक, बट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरियस आइटम इज इलास्टिक। क्लियर हुआ पॉइंट? दूसरा वाला भी। तीसरा है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। ये जो कमोडिटी है इसमें तुम अपना टोटल इनकम का कितना % खर्च कर रहे हो। ये जो कमोडिटी है इस कमोडिटी में तुम अपना टोटल इनकम का कितना % खर्च कर रहे हो। अगर तुम अपना इनकम का बहुत थोड़ा सा हिस्सा इसमें खर्च कर सकते हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस, इन इलास्टिक। बट अगर तुम अपना इनकम का बहुत मेजर पोर्शन इस कमोडिटी में स्पेंड कर रहे हो देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी हाईली इलास्टिक। हायर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी, हायर विल बी इट्स इलास्टिसिटी। लोअर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी, लोअर विल बी इट्स इलास्टिसिटी। क्लियर हो गया? हाँ, अगर मान लो हम 20,000 कमा रहे, 20,000 में 15,000 तो इसी में लग जाता है, तो इसका इलास्टिसिटी भी बहुत हाई होगा। और अगर 20,000 कमा रहे, 500-600 रुपये महीने में खर्च होता है, तो इसका इलास्टिसिटी ज़्यादा हाँ लेस होगा, इन इलास्टिक रहेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी। द हायर द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी द मोर विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी। The lower the number of uses of the commodity, the lower will be its price elasticity. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिजली बहुत जगह यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस थोड़ा भी चेंज होगा उसका डिमांड बहुत बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन मान लो कोई ऐसा कमोडिटी जिसका एक ही यूज है, उसका ज़्यादा यूजेस है नहीं, तो उसका प्राइस में चेंजेस होने से उसका डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी में क्या लिखना है? नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द गेट बंद करो तो नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी में ये लिखना है द हायर द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी द मोर विल बी इट्स प्राइस इलास्टिसिटी, द लोअर द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी द लेस विल बी इट्स प्राइस इलास्टिसिटी। क्लियर? अब ज़्यादा यूजेस अगर उसका रहेगा तो। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द कंजम्पशन। देखो वो कमोडिटी जिसका कंजम्पशन को तुम पोस्टपोन्ड कर सकते हो उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वुड बी वो देखो समझो। पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या, पहले ये बताओ। पोस्टपोनमेंट का मतलब अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे। तो अगर कोई ऐसा कमोडिटी है जिसको तुम बोल सकते हो यार अभी नहीं यूज कर लेंगे, इसको बाद में ले लेंगे, तो उस कमोडिटी का इलास्टिसिटी जो है वुड बी इलास्टिक। समझ में आ रहा है? गुड्स हुज डिमांड कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड हैव इन इलास्टिक डिमांड।
वो कमोडिटी जिसको तुम पोस्टपोन नहीं कर सकते हो कंजम्पशन करना, उसका डिमांड इन इलास्टिक रहेगा। जिसको पोस्टपोन कर सकते हैं उसका डिमांड इलास्टिक रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि खाना पोस्टपोन, भूख लगा बोल सकते हैं एक हफ्ता बाद खा लेंगे, क्या है अभी तो महंगा हो रहा है खाना, हो सकता है ऐसा? नहीं। तो फूड का जो डिमांड है वो क्या होगा? इन इलास्टिक। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? फिर से एक बता देते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट में सब्स्टिट्यूट जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से पांचों पॉइंट को लिखना है अपने वर्ड में, बस ये बताना है कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इलास्टिसिटी में। एग्जाम में अगर आए फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, विद दिस ये हम लोग का चैप्टर हो गया कंप्लीट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 3 क्लासेस में।